प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय में बीए पार्ट फर्स्ट में जो हमारा टॉपिक है आज का ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, इसका अध्ययन करेंगे। हरित गृह कांच का बना घर होता है जिसके अंदर पौधों की वृद्धि और सुरक्षा होती है। शीत प्रदेशों में तापमान की कमी के कारण सब्जियों का उत्पादन नहीं हो पाता, अतः वहाँ सब्जियों के उत्पादन के लिए इस प्रकार के कांच के घर निर्मित किए जाते हैं। इस हरित गृह की विशेषता हो कि सूर्य का प्रकाश इन कांच की दीवारों के अंदर जाकर पृथ्वी को मृदा को ऊष्मा प्रदान करता है, जिससे पौधों में वृद्धि होती है और ये ऊष्मा मृदा से वापस अवरक्त तरंगों के रूप में विकिरित होती है, लेकिन कांच से बाहर नहीं निकल पाती। इस विधि से वायुमंडल का तापमान सामान्य से 0.05 से 0.07 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इसी संदर्भ में पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ विशेष गैसों की मात्रा इस सीमा तक बढ़ गई है कि धरती की ऊष्मा या गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही है। इससे उत्पन्न प्रभाव को हरित गृह प्रभाव कहते हैं, अर्थात वायुमंडल द्वारा प्राप्त सूर्य ताप पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। सूर्य से उत्पन्न लघु तरंग विकिरण आसानी से वायुमंडल को पार कर धरती पर पहुंच जाती है, लेकिन पृथ्वी से दीर्घ तरंग के रूप में होने वाला पार्थिव विकिरण वायुमंडल के जलवाष्प और अन्य गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अगर यह क्रिया संतुलित रूप से हो तो वायुमंडल में ताप का संतुलन कायम रहता है। वायुमंडल में वाष्प जनित कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह की परिगामी तापन को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। हरित गृह प्रभाव के कारणों की बात करें तो हरित गृह प्रभाव सूर्य ताप के पार्थिव किरण के वायुमंडल द्वारा रोके जाने की क्रिया है जो संपूर्ण ग्लोब के तापमान को क्रमशः बढ़ा रही है। इसके लिए प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, जिसे हरित गृह गैसें भी कहा जाता है, के कारण होती हैं। प्रमुख हरित गृह गैसों में मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि हैं। और गैसों की हरित गृह प्रभाव के लिए जो उत्तरदायित्व मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की 60%, मीथेन की 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की 14% और नाइट्रस ऑक्साइड की 6%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हम बात करें तो ऑटोमोबाइल, रेलवे, एयरक्राफ्ट से निकलने पेट्रोल और डीजल के कारण बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती है। इसी प्रकार उद्योगों, यातायात के साधनों में दहन होने वाले ईंधन से तथा घरेलू उपयोग के दौरान लकड़ियों के दहन से, कोयला जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। मीथेन, इस गैस की प्राप्ति आर्द्र भूमि, बाढ़ ग्रस्त चावल के खेतों से होती है। ये मीथेनोजिन बैक्टीरिया द्वारा कचरे के विघटन से भी प्राप्त होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह यौगिक तको रेफ्रिजरेटरों, एयरोसोल से प्राप्त होती है। यह यौगिक कार्बन के साथ क्लोरीन और फ्लोरीन जैसे हैं। ये यौगिक अधिक स्थायी अविशीले होते हैं। ये वायुमंडल में रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशन, स्प्रे और औद्योगिक पदार्थों से निकलते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का वायुमंडल में प्रमुख स्रोत त्वरित बिजली का चमकना होता है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन के जलने और कृषिगत क्रियाकलाप भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पादित करते हैं। हरित गृह प्रभाव की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि के कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। हरित गैसों की सांद्रता में वृद्धि होने से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्रों की हिम चादर पिघल जाएगी। सागर तल में 2050 तक 1 मीटर की वृद्धि हो जाएगी और बाढ़ों में तीव्रता बढ़ेगी। तापमान वृद्धि के फलस्वरूप वर्षा तथा मृदा में नमी की मात्रा में कमी होगी, जिससे कृषि प्रभावित होगी। वन क्षेत्र में कमी आएगी। महासागरीय जल में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण तथा विघटन सामान्य स्तर से अधिक होगा तो अम्लता बढ़ जाएगी, जिससे सागरीय पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता घटेगी। वैज्ञानिकों ने नवीन हरित गृह गैसों की भी खोज की है, ट्राइफ्लोरोमिथाइल कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 100 वर्षों की समय अवधि तक अवरक्त किरणों का अवशोषण करने की लगभग 20,000 गुना अधिक क्षमता है। हरित गृह प्रभाव को रोकने के उपायों की बात करें तो मेथेनॉल या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त तकनीकी प्रयोग में ली जानी चाहिए। यह ईंधन अकेले पेट्रोल की तुलना में कम प्रदूषण फैलाता है। जेट्रोपा पौध से तेल प्राप्त किया जाता है जो पेट्रोल का विकल्प हो सकता है। वृक्ष अधिक संख्या में लगाए जाएं। शीशा रहित पेट्रोल का प्रयोग इंजनों में किया जाना चाहिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के बजाय अहरित गैसें उपयोग में ली जाए। वाहनों से निकलने वाले धुएं भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सहायक होते हैं। इसलिए वाहनों से निकले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यूरो मानक अपनाए गए हैं। इससे जुड़ा एक जो महत्वपूर्ण पहलू है, विश्व
तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। औद्योगिकरण की दर में तीव्र गति से वृद्धि के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धरती की सतह से परावर्तित किरणों द्वारा उत्सर्जित होने वाली तापीय ऊर्जा को वायुमंडल से बाहर जाने से रोकती है। इस प्रकार तापीय ऊर्जा के वायुमंडल में सांद्रण से धरती के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसे विश्व तापन वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इस प्रकार से अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को वृद्धि को रोकने की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वैश्विक तापमान को बढ़ा सकती है। इसलिए इसमें कई सम्मेलन भी हुए हैं, जिसमें 92 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था सम्मेलन, और पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन। तो इनमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाई गई थी, बताई गई थी। ऊर्जा के क्षेत्र के लिए नीतियों में निम्न या कार्बनहीन ईंधन शामिल है, जो प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए बाजार में विनिमय सुधार करता है। कृषि उपायों में उर्वरक प्रयोग को कम करना तथा अपशिष्ट प्रबंधन को सुधारना शामिल है। वन विनाश पर रोक लगाएं, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें, क्योंकि पेड़ कार्बन सिंक का काम करे, अर्थात वो कार्बन डाइऑक्साइड को शोषते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप विश्वव्यापी उष्णता में वृद्धि आ रही है, अतः इस प्रकार नियंत्रण लगाने के प्रयास करने चाहिए। परंपरागत ईंधनों की अपेक्षा अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा या विद्युत उपकरणों से काम चलाना चाहिए। लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। धन्यवाद।